नमस्कार। कभी इस तरह मेरे हमनफस, सभी चाहते मेरे नाम कर। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम कोई शाम कर। मेरे दिल के साए में आ जरा, मेरी धड़कनों में कयाम कर। ये जो मेरे लफ्जों के फूल हैं, तेरे रास्ते की ये धूल हैं। कभी इनसे सुन ये दास्तां, कभी इनके साथ कलाम कर। जी हाँ, आज हम आपसे बहुत सारा कलाम, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में एक बार फिर से बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। शी इज नेशनल फिल्म अवॉर्डी, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। शी इज एविड एजुकेशनिस्ट, शी इज मीडिया कम्युनिकेटर, रंगमंच टेलीविजन सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गोपी देसाई जी का। बहुत नमस्ते, बहुत स्वागत। नमस्ते। थैंक नमस्कार। यू सो बहुत मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड इट्स आवर प्रिविलेज टू हैव यू हियर, इट्स रियली आवर प्रिविलेज टू हैव यू हियर। और जिस थैंक यू तरह, सो मच। थैंक यू। जिस तरह से हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसका जो स्टार्ट करने का मकसद ही यही रहा है कि जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं, उन तक जो हमारी हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनका उनका जो इंस्पिरेशनल जर्नी है कला के क्षेत्र की, वो हमारे यंग परफॉर्मर्स तक पहुंचे, क्योंकि कला का रास्ता आसान नहीं होता। इसके पीछे एक साधना, एक तपस्या, एक और रास्ता बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहूंगी कि जो आपकी यात्रा है, उससे उस सफर का हम लोग हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इतने एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को वेलकम कहना चाहूंगी। हमारे साथ निशी सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जो बेहतरीन सिंगर हैं, राइटर हैं और बहुत काम कर रही हैं आर्टिस्ट के लिए। प्रतिमा कनन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, दिल्ली रंगमंच की बेहतरीन कलाकार रही हैं प्रतिमा कनन जी। और सिनेमा और टेलीविजन में तो उनको नाम है ही, हम सभी उनको जानते हैं। कविता हांडा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार, दिल्ली रंगमंच की, आकाशवाणी की, टेलीविजन और रीजनल सिनेमा की। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी गोपी जी। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो आपका सफर रहा है, खासतौर पर रंगमंच का, हम भी उसका हिस्सा बने। काजल जी, बहुत कठिन है डगर पनघट की, आसान नहीं है। लेकिन एक बार जब आप तय करते हो, आपको दिल से जब कोई चीज करने की इच्छा होती है, आप ठान लेते हो, आपका मन है उसके साथ, आपका लगाव है, तो आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, उसके रास्ते खुल जाते हैं। जी मैं तो बचपन से स्कूल में थी, तब भी एक्टिंग वगैरह करती थी। मोनो जी एक्टिंग चलती थी, जेवियर स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो जी हर साल मुझे 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन, जी मदर मेरी बनाया जाता था। मेरे लंबे बाल ऐसे खुले रख के। और तो स्कूल से ड्रामा की एक्टिविटी शुरू हुई थी। फिर कॉलेज में भी रही, लेकिन कॉलेज में मैंने ज्यादा 1.5 साल में रही, उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आ गई। तो जो विषय में जिसमें आपकी दिलचस्पी है, वो आपको वहां तक पहुंचाता है और आपको रास्ता दिखाता है। फिर बिल्कुल। वो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो, आप कितने अपने कान, आंख और नाक खुली रख पाते हो। ये 3 चीजें खुली रख के आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो और कितना कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्यादाओं पर सीमित रहता है। वो आपके अपने बिल्कुल। लिमिटेशन है, और वरना वो दरिया है। रंगमंच जो है, वहां हर रोज आप कुछ नया सीख सकते हो, किसी भी उम्र में। यहाँ पर कभी ये स्टेज नहीं आती कि आपको मालूम है, आप जानते हो, आपको पता है, हाँ सब जानकारी है। ऐसी एक क्षण भी रंगमंच में नहीं आती, या किसी भी कला के माध्यम में नहीं आ सकती है। आप हमेशा उसके एक विद्यार्थी बन के चलते रहते हो, और आपको जितना मिलता जाता है उसको आप बटोरते जाते हो, सीखते जाते हो, और उसी डगर पे कोशिश करते हो आगे चलने की।
जी, बहुत ही खूबसूरत बात। बहुत ही इतना अच्छा आपने कहा। और हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं। अमिताभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। आपके लिए लिखते हैं, हाय गोपी। हम नौरीन हमको शर्मा बॉबी को हाय बोलने दीजिए। अमिताभ श्रीवास्तव जी का प्यारा नाम है बॉबी बॉबी। जी। हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमारे क्लासमेट रहे हैं। हम 3 साल इकट्ठे 3 साल पढ़े हैं। सो हाय बॉबी डार्लिंग। सो स्वीट। प्रतिमा कनन जी आपके लिए लिखती हैं। प्रतिमा जी आपके लिए लिखती हैं, स्वागत है गोपी जी। प्रतिमा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रोफेसर हैं वो। श्रद्धा श्रीवास्तव रंगकर्मी है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती कौल जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मीडिया कर्मी हैं। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कवित्री हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जयनारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आपने कहा, आपने जिस तरह से बात की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की आप स्टूडेंट रही हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपका अनुभव कैसा रहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का? कुछ सुनहरी यादें जो आप हमसे शेयर करना चाहिए, खास तौर पे जो यंग परफॉर्मर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए मैं चाहूंगी कुछ यादें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, कुछ सुनहरी यादें, कुछ अनुभव जरूर हमसे शेयर कीजिए। दरअसल मैं अहमदाबाद में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। जी आर्ट्स मैंने जानबूझकर ज्वाइन किया था। जी और मेडिकल में एक सीट भी रखी गई थी साइंस में, जी लेकिन मैं वो नहीं करना चाहती थी और मुझे आर्ट्स ही पढ़ना था। और जी। अहमदाबाद की जो कॉलेज है, HK आर्ट्स कॉलेज, वहां पर ड्रामा एक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी। तो मैंने हम्म वो ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर, लेकिन कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। और वही टाइम था जब इंडिया का पहला सैटेलाइट, हम्म इसरो, इंडियन स्पेस जी रिसर्च जी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, जो कि गुजरात बेस्ड था, अहमदाबाद जी में। तो वहां पर थोड़ा बहुत काम करते थे एक्टिंग का, पर मजा नहीं आ रहा था। तो सोचा कि केतन मेहता, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला बॉस कुछ जम नहीं रहा है, क्या करें? बोले NSD जाओगी। बोला वो क्या चीज है? बोले, फिर बताया उन्होंने कि NSD ऐसे ऐसे ऐसे। अब मेरी उम्र 16+ थी तब, तो कुछ अता पता था नहीं, 16-17 साल में क्या पता। आज के जैसे सारे माध्यम नहीं थे। जी तो उन्होंने बताया, फिर प्रोस्पेक्टस मंगवाया, हमने भरा, फिर ऑडिशन हुए, उस हिसाब से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए। पर मैं बहुत ही सिक्योर्ड फैमिली से थी। वो मैं पहली बार घर के बाहर रही थी, तो मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन तय किया था कि पढ़ना है, 3 साल तो पढ़ना है। तो शुरू के 1.5 साल अलकाजी साहब हमारे साथ थे, और बाद के 1.5 साल PV कारंजी थे। तो एक इंस्टीट्यूट था अलकाजी साहब का, जो कि अपने आप में खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे। वो वेस्टर्न सोफिस्टिकेटेड, और कारंजी दूसरी तरफ बिल्कुल हिंदुस्तानी मिट्टी से जुड़े हुए थे। बहुत ही रस्टिक, बहुत ही लवेबल, अलग किस्म के इंसान थे। मेरा मतलब है, दो अलग पर्सनैलिटीज अपने किस्म की, दो अलग पोल्स पे। तो हमको दोनों के साथ पढ़ने का, सीखने का मौका मिला, विच वॉज वंडरफुल। और नए नए दोस्त, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए स्टूडेंट्स वहां पर। तो इट वाज अ, क्या बोलूं मैं, कह सकती हूँ कि एक जन्म मुझे मेरी माँ ने दिया था, और मेरा दूसरा जन्म नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ। क्या बात, क्या बात कही आपने! बहुत, मतलब मेरे गूज बम्स हो गए आपने जो ये बात कही, कितनी खूबसूरत बात कही आपने, वाकई। जी अनी जी तो जब आप अनीस जी 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 जी, बिल्कुल आप बिल्कुल, आप पूछिए। कैरी ऑन प्लीज। अनीस आजमी सर नहीं, हमारे साथ आप जुड़े हैं, बहुत बताइए, आप बहुत बताइए। स्वागत। मैं आपका ओ, भी, मैं यहीं से जो नमस्कार। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही जुड़ी हुई आपकी बातों पे और मैं सुनना चाहूंगी कि आप और कहें। लेकिन मीनवाइल हमारे साथ स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुकी हैं। सरिता हुसैन जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनीस आजमी सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, राइटर, बहुत बहुत स्वागत। अशोक पांथिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अशोक जी का, बहुत बहुत स्वागत। बॉबी सर हमारे साथ जुड़े हैं, और हेलो, आपने आपकी तो खैर उनसे बात हो गई अभी, कल हमारे साथ ये हमारे शो में है। शहजाद हुसैन जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, डोंट नो गोपी जी पर्सनली बट हैव लाइक्ड हर वर्क, बहुत बहुत स्वागत। अनीस आदमी से लिखते हैं, नाइस कमेंट ऑन अलकाजी साहब एंड बाबा कारन। वाकई वाकई जिस तरह से इन गोपी जी ने बात कही, मेरे खुद गूज बम्स हो गए कि इतना खूबसूरत बोला इन्होंने। वाकई जी गोपी जी, चाह रहे हैं कि इसको आप कैरी ऑन करिए, जो एनएसटी की अभी हम बात करें, जो आपकी यादें आप हमसे शेयर कर रही हैं। नमस्कार जी अनीस जी, मैं आपकी फैन हूँ। आप आपको, आपके काम को बहुत पसंद करती हूँ। नमस्कार। अशोक हमारे दोस्त हैं, सरिता जी योर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड काजल जी। जी, तो दूसरा जन्म नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ, और छोटी उम्र में चूंकि मैं पढ़ने चली गई थी बहुत सिक्योर्ड फैमिली से, तो बहुत बार ऐसा लगता था कि सब छोड़ छाड़ के किसी रात को एक फ्लाइट पकड़ के वापस अहमदाबाद पहुंच जाऊं। उस जमाने में स्टूडेंट कंसेशन मिलता था, तो अहमदाबाद से दिल्ली का एक तरफ का टिकट 150 रुपए का होता था। तो, तो मन करता था स्टूडेंट कंसेशन का एक फॉर्म भर के निकलवा के निकल लूं घर पे, पर फिर होता था कि नहीं, तुम काम करने आई हो, कुछ सीखने आई हो। तो छोटी उम्र में जब आप होते हो तो वो समझने में वक्त लगता है। धीरे 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 करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो छोड़ दिया, वापस मैं गुजरात आई, उसके बाद मुंबई में 37 साल से रह रही हूँ। लेकिन कुछ भी काम करते हुए वो जो सिखाया गया है, वो जो सीखा है, वो हरदम याद आता है। और उसकी अहमियत आपको तब जाके पता चलती है जबकि अरसा बीत गया हो, सालों बीत गए हो, लेकिन वो बात आपके जहन में आती है कि हाँ, उस वक्त जो अलकाई साहब ने कहा था, तो पेंटिंग का ये मतलब है, कलर्स से वो ये कहना यस चाहते थे। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो कोई अलग आर्ट फॉर्म हो, रंगमंच हो। और एक चीज वो कहते थे कि खूबसूरती स्टेज पे, खूबसूरती ऑडियंस को अपील करती है। मेरा मतलब एक्सटर्नल खूबसूरती से नहीं है, बट दैट प्रेजेंटेशन हैज टू बी ब्यूटिफुल। अगर आप ऐसा भी कोई किरदार कर रहे हैं जिसमें आपको देखने का वो नहीं है, जैसे रामायण की वो कौन सा कैरेक्टर था वो जो ऐसे रहती थी, जिन्होंने कैकई को भड़काया था, मुझे मंथरा, भी नाम याद आए। मंथरा, मंथरा के मंथरा। मंथरा, मंथरा। हाँ, मंथरा। अगर आप मंथरा का भी किरदार कर रहे हो, लेकिन एक किस्म की खूबसूरती होनी चाहिए जो ऑडियंस को पसंद आती है। तो ऐसी जी बहुत सारी बातें हैं, मतलब झोले भर भर के अभी तक वो है पूरे जहन में, बदन पर, जो कभी ना कभी कोई एक चीज निकल आती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीखी हुई, जो बहुत याद आती है, बहुत काम में आती है। और दूसरी खूबसूरत चीज क्या थी, जब हम पढ़ रहे थे 3 साल, कि हमारा कोर्स पुणे एफटीआईआई से अफिलिएटेड था। तो हमें थर्ड ईयर में लास्ट 6 मंथ्स पुणे भेजा जाता था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में। और उसके अलावा हर साल फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स होता था, जिसमें सतीश बहादुर जी और नायर साहब और सतीश बहादुर जी बाकायदा 15-20 दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स चलाते थे, जिसमें हमें दुनिया भर की फिल्में दिखाई जाती थी, जो कि दिखाई जाती है फिल्म अप्रिसिएशन में।
तो ये जो दोनों चीजें इकट्ठी थी कि सिर्फ रंगमंच नहीं, आपको सिनेमा का भी एक बैकग्राउंड दिया जाता था, एक बेस तैयार कराया जाता था, जो हमारे लिए उस वक्त सिर्फ एक्सपोजर मात्र था कि आपको वो चीज देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। उससे ज्यादा एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? तो ये भी था। आई थिंक हमारा बैच लास्ट था जो कि पूना गया, पूना फिल्म एंड टेलीविजन की ट्रेनिंग के लिए। फिर आपको दिल्ली में, और जहां पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है भगवान दास रोड पर, जी जी जी। वो पूरा जो इलाका है, वो पूरा इलाका ही आर्ट का हब है। मंडी हाउस का पूरा। मंडी हाउस का पूरा, कामिनी जी। ऑडिटोरियम, त्रिवेणी, श्री राम सेंटर, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप अगर स्कूल में कुछ नहीं कर रहे हैं एनएसडी में, तो आपके पास इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। लाइब्रेरी सामने, यस। साहित्य एकेडमी, तो घुस जाओ आप आप। पानी ले लीजिए तो प्लीज, आप पानी ले लीजिए। मैं आप पानी ले लीजिए प्लीज। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है, बोलने का थ्रिल है। सॉरी। कोई बात नहीं। वो सबसे जी। बेहतरीन समय था 3 साल का। हम्म। और बांग्लादेश से स्टूडेंट्स हैं, उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, साउथ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मेरे जैसी गुज्जू भी उन सब के बीच में है। पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरे लिए जी। वो दुनिया के किवाड़ पहली बार खुले थे, ऐसा मैं कह सकती हूँ, पर्सनली फील करने के लिए। बचपन में हम पापा के साथ घूमने चले जाते थे इधर उधर, सारे वेकेशन में सब कुछ, वो अलग जी। चीज थी। लेकिन ये जो एक मौका मिला, वो कमाल का रहा है। वाकई आपने जो इतनी खूबसूरत बातें की, खास तौर पे जो ये न्यू परफॉर्मर्स हैं उनके लिए तो अपने आप में एक सीख है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। अनीस आजमी साहब लिखते हैं, जब वो दिन याद आते हैं तो कलेजा मुंह को आते हैं। हरविंदर कौर बबली जी लिखती हैं, वी आर वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू। हरविंदर कौर बबली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, कवित्री हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं, बेहतरीन कलाकार और निर्देशक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, दिल से सभी का शुक्रिया करती हूँ हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत स्वागत। आपने जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आई प्रोफेशनल तौर पे, और आपने जो पहला नाटक किया रंगमंच पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो आपका कैसा अनुभव रहा उस वक्त? हमारा पहला ऐसा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फर्स्ट ईयर में जो भी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनको जी। क्राउड सीन में रहना होता है। कोई अहम भूमिका मिलती नहीं है, तो जी। क्राउड सीन में आप रहते हो। तो हमारा पहला नाटक था दांतोस डेथ, जो अलकाजी साहब ने किया था डायरेक्ट। और शायद हमारा पहला बैच था जब हम 33 या 35 स्टूडेंट्स थे। इतना बड़ा बैच कभी रहा नहीं एनएसडी में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात थी प्ले में, और हम लोग क्राउड सीन में थे। तो जूट के कपड़े हमारे थे, स्कर्ट ऐसे ऊपर से बांध देने की, अनस्टिच, और जी। ऊपर एक ब्लाउज नुमा। तो हमने काफी रिहर्सल्स और ओपन एयर थिएटर में किया था वो, वही साहित्य एकेडमी के पीछे वाला ओपन एयर जी। थिएटर। जी। जी। तो काफी रिहर्सल्स, ग्रैंड रिहर्सल सब हो चुकी थी। अब पहला शो हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरा क्राउड मतलब चिल्लाता है यहाँ से वहां स्टेज पर, लेफ्ट से राइट जाते हैं, सेंटर में आते हैं, रोटी 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 करके। अब कुछ सीन्स तो हो गए, उसके बाद पता नहीं ऐसा हुआ कि हम सब चिल्ला रहे थे रोटी रोटी, और किसी का पैर मेरे स्कर्ट पर गिरा। अब मैं, स्कर्ट तो ऐसे ही रस्सी से बंधी हुई थी, तो दो हाथ से मैंने ऐसे स्कर्ट पकड़ ली कि नीचे गिर ना जाए चालू शो में। और मैं ऊपर देख रही हूँ और चिल्ला रही हूँ रोटी रोटी, और मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं।
आंसू निकल रहे थे कि स्कर्ट इतना गिर जाए और ये क्या हो गया। तो पूरी 2 हाथ से स्कर्ट पकड़ी हुई है। और सीन खत्म हुआ और प्ले शो खत्म हुआ। अलकाई साहब पीछे आए और मुझे गले लगा लिया और बहुत प्यार ओह, किया और बहुत तारीफ की। उनको लगा कि मेरे आंसू, मैं इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी कि इसलिए मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। खैर हमारी तो जुबान भी नहीं खुलती थी अलकाई साहब के सामने, जो कि सच है। फिर मैंने धीरे से कहा कि सर वो स्कर्ट का रस्सी खुल गई थी स्कर्ट की, तो वो चक्कर में मुझे आंसू आ रहे थे। ऐसी कोई मैं ऐसा कोई एक्टिंग वैक्टिंग मैंने की नहीं है, पर ऐसा इंसिडेंट हो गया था इसलिए ये हो गया। तो ये तो सबसे पहला अनुभव था मेरा, जो मुझे अभी तक याद है। आ, उसके बाद में पता चला कि एक्टिंग में ऐसे, ये तो नेचुरल हो गया था, पर ये क्षण बहुत अहमियत रखते हैं जब आप अपनी एसोसिएट इमेजेस को लेकर प्ले करते हो। यू जी पुट योर सेल्फ, आपने जो भी अनुभव किया है, जिससे गुजरे हो, कोई ऐसा प्रसंग हो, कोई ऐसी बात बन चुकी हो, जिसको आप रिफॉर्म करके इमोशनली उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके फिर आप जी वो परफॉर्म करते हो। तो बहुत बाद में समझ में आया कि ये सारी चीजें इस तरह से परफॉर्म करने के लिए और ऊपर आंख करके आंख से आंसू निकाल के चिल्लाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो जो एम ही हो गया था तब पहली बार। बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट आपने सुनाया। हमारे साथ कुसुम धर जी जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और लेजेंडरी एक्ट्रेस है जम्मू कश्मीर की, रंगमंच, टेलीविजन और रीजनल सिनेमा के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कुसुम धर जी आपका। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली से हैं, आकाशवाणी नाटकों से गहरा उनका नाता, और रंगमंच से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत। राघव प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन लेखिका हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्मिता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, गोपी जी आपका नाम ऐसा है कि हमारे हमराही सीरियल के बाद से दिमाग में छाप सी रह गई है आपकी। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, लिखती हैं, गोपी जी यू आर अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर विद वंडरफुल वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल विनीता जी, बहुत खूबसूरत और बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने। नाटकों की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नाटक जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो आपको करने में, कोई ऐसा ऐसा है कि किरदार, कोई मैंने ऐसा नाटक? जी ऐसे बहुत सारे नाटक किए हैं। और मेरे हस्बैंड का अपना ग्रुप था अहमदाबाद में, कोरस थिएटर जी ग्रुप। जी और खैर वही, जो टीन एज में इश्क होता है और लगाव हो जाता है और आप फटाक से शादी कर लेते हो। तो हमने भाग के शादी कर ली थी। और शादी करके करते थे सारा दिन नाटक और रिहर्सल, और कुछ करते नहीं थे। तो उनके साथ काफी प्लेस किए हैं। मैं 2-3 चीजें ये ऐसे नाटक के अनुभव की बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो 3 साल मैं पढ़ के वापस गई अहमदाबाद, जी और मुझे रेperटरी में नहीं रहना था और अहमदाबाद वापस जाना था। तो ये जो मैंने बोला कि इश्क हुआ और नाटक ही नाटक करते रहे और रिहर्सल ही करते रहे, उसमें एक दौर ऐसा आया था जब मैंने तय किया था कि मैं निमेश से अलग होना चाहती हूँ। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये भी मैंने देखा है कि जो भी नाटक ग्रुप चलाता है और जिसका वो नाटक ग्रुप है, द मेन पर्सन, वो उसका राजा हो जाता है। वो अपनी मनमानी करता है, वही तय करेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट होगी, कैसे होगी, क्या होगा, इसमें कौन एक्टिंग करेगा, क्या। तो धीरे धीरे करते करते वो ग्रुप वालों के जहन में ऐसा आ जाता है, जैसे छोटे रजवाड़े थे ना हमारे देश में, अलग जी अलग जी जगहों के छोटे छोटे राजा, तो नाटक ग्रुप के भी ऐसे होते थे, या ऐसा मुझे लगता था कि अपने आप को राजा मानने लगे। तो जी मुझे निमेश के लिए भी ऐसा लगता था। तो एक उन्होंने नाटक एथॉल फुगाड का तय किया था, स्वप्न भंग, हेलो एंड गुड जी बाय। जी अफ्रीकन राइटर एथॉल फुगाड का। तो मैंने पढ़ा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
मैंने बोला करते हैं। तो गुजराती एडेप्टेशन था, लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे संबंध चल रहे थे उसमें गड़बड़ी मुझे खुद को महसूस होने लगी थी कि ये लंबा जाएगा नहीं। जी। और दो ही कैरेक्टर, ब्रदर और सिस्टर का वो प्ले है, हेलो एंड गुड बाय। हम्म। तो हम दोनों को ही करना था, और प्रॉपर्टीज उसमें बहुत ज्यादा, पूरा सेट अलग अलग प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है, जो कि उसकी डिमांड थी। अब हमने रीडिंग शुरू की, उसके बाद मैं पक गई और मैंने बोला यार, हमारा पहला शो श्रीराम सेंटर दिल्ली में था, कंपटीशन था या फेस्टिवल ऐसा कुछ था। तो पहला शो उसका गुजराती एडेप्टेशन का नाम था स्वप्नभंग, वहां जी। परफॉर्म करना था। तो रीडिंग करते करते मैं पक गई। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हम दो ही तो एक्टर्स हैं, तो हम दोनों अपनी अपनी लाइंस याद कर लेंगे, और तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें पता ही है कि कैसे कैसे क्या मूव्स होंगे। मुझे भी पता है, अब समझ गई हूँ तुम्हारे साथ इतने नाटक करके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पढ़ के आने के बाद। एक काम करते हैं, एक चैलेंज अपने आप को करते हैं, आप अपने आप को करो, मैं अपने आप से, कि हम मिलेंगे सीधे स्टेज पे। कोई ग्रैंड हाँ। रिहर्सल नहीं होगी, कोई मूवमेंट्स वर्कआउट नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं। आप मुझे नहीं बताओगी तुम ये सीढ़ी से चढ़ के आओगी फिर यहाँ बैठोगी, कुछ नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगी, आप अपने हिसाब से करना। और हमने वो पहला शो, प्रॉपर्टीज की वो सेट हम दोनों ने देख लिया था, क्या क्या है कैसे, जाहिर सी बात है लाइट्स भी देख ली थी, लेकिन उन लाइट्स भी अंदाजे से उन्होंने लगाई थी कि पता नहीं क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा ब्लॉकिंग। कैसे, ब्लॉकिंग। तो बहरहाल वो एक शो था जो हम दोनों एक्टर्स पहली बार ऑडियंस के सामने श्रीराम सेंटर के थिएटर में मिले और हमने परफॉर्म किया, क्या जो कमाल बात। का अनुभव था। वाकई। वाकई। जी जी। ओह गॉड। और उसके बाद काफी शोज हमने किए, और शो के बाद निमेश ने अनाउंस भी किया कि ये दोनों किरदार आज पहली बार यहाँ मिले हैं, कोई उन्होंने साथ में रिहर्सल नहीं की है। और मैंने तब तक वजह भी नहीं बताई थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, जो कि पर्सनल ट्रैक पर चल रहा था। तो ऑडियंस भी मतलब हैरान हो गई कि ऐसे कैसे प्ले कर सकते हैं। और धीरे धीरे बाकी शोज में वो फिर मूव्स आपकी सारी सेट हो जाती हैं। देन इवेंचुअली 4-5 शो के बाद सब सेट होता गया, और वो नाटक हमने उस तरह से किया था। और दूसरा अनुभव है मेरा 2018 के एंड में, हम्म। नवंबर। जी। मैंने अहमदाबाद में हम थे, फिर तय किया कि यार बहुत छोटी जगह है, चैलेंजिंग कुछ होता नहीं, तो तय किया कि मुंबई जाते। तो मुंबई में मैंने गुजराती, जिसको प्रोफेशनल थिएटर, कमर्शियल थिएटर बोलते हैं, वो करना शुरू किया। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है काजल जी। और वो जो गुजराती ऑडियंस है, वो भी कमाल की ऑडियंस है। मतलब उन कमर्शियल प्रोफेशनल प्लेज में भी मैंने कभी सिर्फ कॉमेडी या घटिया कॉमेडी वाले नहीं किए नाटक। जो नाटक मुझे लिटरेरी तौर पे अच्छे राइटर्स के पसंद आए, वही किए हैं। पर वो अपने आप में वो ऑडियंस वंस मोर करती है, और आप मर गए हो तो लाइट फेड आउट होगा, फिर धीरे से लाइट आएगी, फिर दोबारा से पूरा सीन शुरू होगा, और फिर तालियां बजती हैं, आपको इतनी दाद मिलती है, इतना अप्रिशिएट करती है गुजराती ऑडियंस। वो अपने आप में एक अलग ही माहौल है और अलग ही क्या बात। एक्सपीरियंस है। पर थिएटर इतना कुछ मैं कर चुकी थी, और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनानी शुरू की, जी। और मैं कंप्लीटली फिल्म के माध्यम को लेकर, सेल्यूलॉइड को लेकर पागल सी हो गई थी। मेरा पैशन अलग हो गया था। तो मेरा थिएटर से लगाव कम तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा फोकस वहां से शिफ्ट होकर सिनेमा में जा चुका था। तो आप ये मानिए, मैंने 20 साल कोई रंगमंच नहीं किया मुंबई में रहते हुए। मैं नहीं कर पाई, क्योंकि और फिर टेलीविजन का दौर भी शुरू हो गया था, पैसे भी कमाने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। तो टेलीविजन सीरियल, ये प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्रीज,
अपने नॉन फिक्शन फिल्म, अपनी फिल्में बनाना, वो सब भी शुरू हो गया था। तो मैं नाटक नहीं कर पाई। अब 2018 में गुजराती के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं संजय गोरोडिया और कौस्तुभ त्रिवेदी, और नामी डायरेक्टर हैं विपुल मेहता। जी उनका फोन आया कि एक प्ले है और आप करोगी? बोला क्या है प्ले? उन्होंने वन लाइन जैसा ऐसे फोन पर ही सुनाया और मैंने बोल दिया हाँ मैं करूंगी। अब काजल जी आप सोचो, 20 साल बाद रंगमंच पे खड़ा होना। उस प्ले का नाम था भारती बहन भूला पड़ा, मतलब भारती बहन खो गई या रास्ता भूल गई, जी वो प्ले का नाम था। तो रिहर्सल शुरू हुई। तो सब, अब जाहिर सी बात थी, सबसे सीनियर पूरे ग्रुप में मैं थी उम्र के हिसाब से। जी तो मैं तो रिहर्सल के समय से पहले पहुंच जाऊं, अपनी स्क्रिप्ट, अपना पेन, अपना हाइलाइटर, अपना वो सब। तो कुछ दिन बाद सब लोग बोले मेरे लिए, वो बच्चे भी, वो ग्रुप भी पूरा नया था, सारे एक्टर्स जो साथ में थे, आप तो स्टूडेंट की तरह करते हो, करते क्या हो, हम सबसे सीनियर हो। भैया मैं 20 साल बाद नाटक करने जा रही हूँ, आप मेरे बारे में तो सोचो। और मैंने वो प्ले किया, जो ओपन हुआ था 2018 नवंबर में, और लास्ट ईयर हमने सितंबर तक किया। 150 के करीब हमने शोज किए उसके। पर वो जो एक्सपीरियंस था 20 साल बाद लाइव ऑडियंस के सामने, 2 एक्ट का वो प्ले, जो कि 2 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट ऐसा कुछ करना, वो कमाल का एक्सपीरियंस था, कमाल का वाकई एक्सपीरियंस। वाकई वाकई, क्योंकि स्टेज इतना कुछ दे जाता है और लाइव परफॉर्मेंस ऑफ इट्स सो डिवाइन, इट्स सो डिवाइन। इट इज इबादत है, इबादत है। कोई ऐसा करेक्टर बिल्कुल। रंगमंच का जो आपके दिल के बहुत करीब हो? कोई ऐसा करेक्टर, जो आपने इतने नाटक किए हैं, कोई ऐसा करेक्टर? सारे कैरेक्टर, सारे किरदार मेरे दिल के करीब हैं, और हर कलाकार के होते ही हैं, तभी वो निभा पाते हैं उसको। पर ये डिवाइन की जो आपने बात बोली, जैसे जी कि गुजराती नाटक, उसके जी 150, 200, 300, 500, 800 शोज तक चलते हैं वो। जी तो हिंदुस्तान में चलते हैं, मुंबई में, गुजरात में, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, जहां भी गुजरातीज हैं, अब्रॉड भी उनके शोज होते हैं। पर किसी एक वक्त पर, उस टाइम पर आपकी आंखों में आंसू आना, या आप उसी वक्त पर पूरी जनता को, पूरे भरे ऑडिटोरियम को उसी तरह से पेट पकड़ के हंसा सको, आई थिंक इट्स डिवाइन, एंड देयर इज नो अदर वर्ड देन डिवाइन। वो इबादत है, वो आपकी प्रेयर्स हैं, वही आपकी प्रार्थना है, सब कुछ वही है। तो इट्स सच में। पैशन है जो, जिससे आपको मजा आता है, वो अंदर से एक ड्राइव देता है। अभी मैं आपको 4-5 दिन पहले की बात कहूं, मैं किसी काम के लिए, एडिटिंग के लिए, और उसका लास्ट सब फेज चल रहा था साउंड डिजाइन का, और जिनके साथ काम कर रही थी स्टूडियो के बाहर थोड़ी जल्दी पहुंच गई, तो मैं बैठी थी और अपने आप से बोला, मैंने बोला गोपी क्या है, इतने दिन से तुम एक ही प्रोजेक्ट पे लगी हुई हो, पर अब जब तक आपको खुद को संतोष ना हो, आप उसको लॉक नहीं कर सकते। अनलेस यू आर सेटिस्फाइड, यू कांट से क्या दिस थिंग इज कंप्लीट। तो मैं अपने आप से बात कर रही थी, अब कितने दिन और लगाओगी? फिर अंदर से एक आवाज आई, और ये सच है, हाँ काजल जी, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जी कि जी ठीक है ना गोपी, तुम मंदिर नहीं जाती, भगवान को नहीं देखती, मेडिटेशन नहीं करती, तुम नारियल धूप दिया कुछ करती नहीं, तो यही तो तुम्हारी इबादत है। तुम दिल से जो काम कर रही हो, इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। And then I sat in that studio in front of the machine, and believe me, I was so happy. Believe. वाकई वाकई।
आपने इतनी खूबसूरत बात कही, कितना कनेक्शन, वाकई थिएटर से बढ़कर कोई मेडिटेशन ही नहीं है, थिएटर से बढ़कर कोई इबादत ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ अनिल टिक्कू जुड़ चुके हैं जम्मू से, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं एक्टिंग के लिए। दीपक नायडू जी जुड़ चुके हैं। जसकिरण जी लिखती हैं कि जिंदा दाद का तो कोई जवाब ही नहीं। वाकई जो लाइव परफॉर्मेंसेस से जो हम करते हैं तो जो हमें दाद मिलती है ना, उसका तो वाकई कोई जवाब ही नहीं है। और शहजाद हसन जी लिखते हैं कि बहुत ही खूब। आपका जो सिनेमा का सफर रहा है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बहुत आसान है। मुझे लगता है कि चाहे वो ऑडियो डॉक्यूमेंट्री हो या फिर वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बहुत मुश्किल काम है। और आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो अपने बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं, खासतौर पर जो हमारे साथ जितने भी परफॉर्मर जुड़े हैं या नई जनरेशन के लोग जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? जी। वो ऐसा है काजल जी कि मैं तो एक्टिंग के लिए ट्रेंड हुई थी, मैंने एक्टिंग से जी। शुरुआत की। हम्म। लेकिन आप अच्छे कलाकार तभी हो सकते हो जब आप दूसरों का ज्यादा से ज्यादा काम देखो। हमारे जमाने में ना तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, ना ऐसा इंटरनेट था। एक वीसीआर शुरू हुआ था, या फिल्म फेस्टिवल्स होते थे, या ड्रामा के फेस्टिवल्स होते थे, और हम लाइब्रेरीज जाया करते थे। जी। क्योंकि हम गूगल जनरेशन नहीं है, नहीं वो है, नहीं जनरेशन है वाकई। अलग है। हम्म। जी। तो अहमदाबाद की सारी लाइब्रेरीज, जब मुंबई गए तो एशियाटिक लाइब्रेरी, राजकमल जो स्टूडियो है परेल में, वहां की लाइब्रेरी, ब्रिटिश हाई कमीशन की लाइब्रेरी, गुजराती लाइब्रेरीज, मराठी लाइब्रेरीज, हमारा वक्त हमेशा लाइब्रेरी में कटता था। तो आपको रसोई से राजकारण तक का सब कुछ पता होना चाहिए एक जी। कलाकार को। मतलब आप, अच्छा इसका मुझे काम नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं होता है। आपको रोज एक स्टूडेंट की तरह नई नई चीजें समझनी पड़ती है, जो वो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय पर हो, किसी भी चीज पर हो, किसी भी मुल्क की हो, किसी भी जगह की हो। वो जानकारी आपका, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो जो जानकारी आप लेते हो, वो ही आपका बैंक बैलेंस है, ट्रू। वो ही आपके काम आता है। 4 किलो सोना खरीद के रखने से वो काम नहीं आएगा आर्टिस्ट को। यस। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा सुन सकते हो, जितना ज्यादा बात कर सकते हो, जितना ज्यादा सीख सकते हो, वो आपकी कमाई है, बाकी कोई कमाई नहीं। और आगे चलकर वही काम आती है। बहरहाल, खैर मैंने बहुत लंबा चौड़ा कुछ बोला, पर सवाल क्या था आपका? मैं इतना फ्लैशबैक में घुस नहीं, गई। आपने बहुत खूबसूरत बोला। मैं डॉक्यूमेंट्री की बात करी थी और आपने इतना अच्छा बोला। वाकई साहित्य पढ़ना, हाँ, किताबें पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, कितना रिसर्च उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत मेहनत होती है एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, बहुत मुश्किल है। तो मैं उसके बारे तो में चाह रही थी कि आप। जी। एक्टिंग करते करते एक दौर ऐसा आया कि जब लगने लगा कि यार, आपका रोल तो ट्रांसफॉर्मर का है। कोई लिखता है, लेखक, एक डायरेक्टर उसको कंसीव करता है, और आप तो उन दोनों के जहन में उनका जो परसेप्शन है, वो आप ऑडियंस तक पहुंचाते हो। जी। भी खूबसूरत बात है कि आप जी। अपने हिसाब से वो परसेप्शन को अपना बना के, अपने में ढाल के, उस किरदार को अपने में डाल के, फिर आप उसको बनाते हो, ट्रू। अपना बनाकर, अपना डालकर। लेकिन उससे लगने लगा था कि ये कब तक करते रहेंगे। तो एक अंदर से, दिमाग से, दिल से एक नीड, एक जरूरत का एहसास हुआ कि यार अपना कुछ लिखते हैं, अपना कुछ बनाते हैं। और ये सोच के साथ मैंने 1984 में सबसे पहली नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। और जो मैंने कहा कि वो मीडियम से मैं कंप्लीटली
मतलब पागल दीवानी जो आज भी हूँ, फैसिनेटेड, हो गई थी। फैसिनेटेड। तो खैर अपने यहाँ डॉक्यूमेंट्री ऐसे बोलते हैं, बट दैट नॉन फिक्शन। जी। करते करते जैसे आपने कहा रिसर्च, आप अलग अलग जाते हो, जगह जाते हो, आप रेकी करने जाते हो, उस जगह को जानते हो, घूमते हो, हम्म, लोग, उनकी हम्म, जीवन शैली, उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनके रिचुअल्स, कितना कुछ पड़ा है, उनका संगीत, उनके घर की पेंटिंग, घर के बाहर की हाँ, रंगोली, क्या क्या है, उनका पहरवेश, वो क्या कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और राजस्थान है तो क्यों इतने कलरफुल पहनते हैं, और अगर उड़ीसा में चले गए तो क्यों ऐसा होता है। इतना कुछ जानने को मिलता है आपको। और दूसरा, चूंकि आप जब डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन पर काम करते हो, आप लाइव लोगों से बात करते हो, आपके सामने वो जिंदा इंसान, औरत, बच्चा, आदमी, बुढ़ा, कोई भी खड़ा है, हम्म, आप उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द के जीवन को लेके कुछ बोल रहे हो, तो एक, मुझे बहुत ज्यादा एहसास होता था कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है, हम्म, ये उसकी अपनी जिंदगी है, अंदरूनी है, उसका अपना सब कुछ है। जी। उसमें एज अ फिल्म मेकर मुझे जाने का कितना हक है। मुझे हम्म, पेरीफरी पे उसकी रहना है, उसके इर्द गिर्द ही रहना है, या फिर अंदर जाना है। तो अंदर अगर जाना है, मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए एक कोई भी विषय है, चलिए हम उनका नाम देते हैं सविता बहन, उन पे कुछ बना रहे हैं, जी। मान लीजिए वो जी। सविता बहन सरपंच है, ऐसे ही मैं हम्म, एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ। जी। वो एक गांव की सरपंच है। अभी वो सरिता बहन के काम को लेके या उनके बारे में बात करनी है, तो सरिता बहन के आजू बाजू एक राउंड है, गोल है, मुझे उसके बाहरी तौर पर रहकर बात करनी है, या मुझे वो जो गोल, वो जो परिघ है, वो राउंड है, उसके अंदर जाना यस। है। तो अंदर जाना है तो सरिता बहन की अपनी डिग्निटी, उनका अपना डेकोरम, उनका अपना मान सम्मान को बचाते हुए मैं कैसे अप्रोच करूंगी, इसकी जो मजा है ना, इस चीज का जो मजा है। और फिर आप उस हिसाब से उस फॉर्म को लेकर, फॉर्मेट को लेकर, यस। ये कोई टेलीविजन का रिपोर्टिंग तो है नहीं कि आप माइक लेके के खड़े हो गए कि हाँ जी सविता बहन बताइए, मैं ऐसा तो होता नहीं। फिर वो जो बनाते बनाते, तो होता क्या है दरअसल, कि वो जो दस्तावेजीकरण है, डॉक्यूमेंट्री है, नॉन यस। फिक्शन है, उसका नरेटिव फिक्शन जैसा लगने लगता है। वो इतना रियल, इतना रियल कि वो फिक्शन जैसा वो नरेटिव बन जाता है। और फिक्शन का मजा ये है, मुझे वो मजा आता है कि यार ये तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसी लगी, मतलब किस कदर रियल लगी। वो तो सिनेमैटिक रियलिटी है, वो तो रियलिटी है नहीं, फिक्शन तो सिनेमैटिकली क्रिएट कर की यस। गई है। तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि वो सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री लगे और डॉक्यूमेंट्री सिनेमैटिक रियलिटी लगने। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। हमारे साथ जमीर शाही जी जुड़ चुके हैं, कश्मीर से हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, जम्मू कश्मीर के बहुत नाम है उनका, फिल्मों से जुड़े हैं, रीजनल फिल्मों से, सिनेमा से उनका जुड़ाव है, टेलीविजन से जुड़ाव है, बहुत लेजेंडरी एक्टर है। बहुत बहुत स्वागत जमीर साहब आपका हमारे शो पे। आपने कितनी खूबसूरत बात कही डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर, और मंजर था आपकी उस डॉक्यूमेंट्री का नाम जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, मंजर, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मंजर गुलजार साहब की एक कविता है जिसका शीर्षक जी। है मंजर। जी। तो जी। उनकी, गुलजार साहब की इजाजत लेकर ये मंजर नाम रखा गया था। जी। और वो कविता का भी हमने यूज किया था उस फिल्म में काफी जी। सालों पहले। जी। एक किस्सा हुआ था हैदराबाद में। जी।
जब एक 13 साल की बच्ची की शादी एक 83 इयर्स ओल्ड के अरब के साथ करवाई गई। फिर फ्लाइट पर वो उनको लेके जा रहे थे, तो फ्लाइट पर एयर होस्टेस ने देखा कि ये बच्ची रो रही है और थ्रू आउट रोए जा रही है। उसने तो सोचा होगा कि उसके अब्बू होंगे या उसके दादा होंगे, तो बुला के पूछा कि रो क्यों रही हो एयर होस्टेस ने। और उसको पूरी कहानी पता चली कि इसकी तो इनके साथ शादी कर दी गई है 83 ईयर ओल्ड शेख के साथ। फिर उन्होंने इंटरवीन किया और उससे पूरा फ्लाइट वापस हैदराबाद आई, उनको वापस लेके आई। और वो एयर होस्टेस की वजह से ये किस्सा बाहर आया था। तो मंजर जो फिल्म है वो उस पर थी, लेकिन उसका कमाल की बात ये थी, वो लड़की का नाम था अमीना, जो लड़की 13 साल की जी 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 जी। जी, जिनकी शादी की गई थी 83 इयर्स के शेख के साथ। अब ये फिल्म करीब 46-47 मिनट की है, जो जी हमने सुपर 16 पे शूट की थी फिल्म फॉर्मेट में। लेकिन मजेदार बात यह है कि 47 मिनट की फिल्म में अमीना एक बार भी नहीं दिखी। फिल्म अमीना की है, अमीना के बारे में है, अमीना के इर्द गिर्द है, लेकिन अमीना कहीं नहीं है। सेंटर करेक्टर कहीं नहीं है। कहीं आपको एक फ्रेम में वो दिखने को नहीं मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। तो मंजर इसके ऊपर की बनाई हुई फिल्म, नॉन फिक्शन। जी। नेशनल फिल्म अवार्ड मुझसे दोस्ती करोगी आपका, और साथ में आपको इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला चिल्ड्रन फिल्म्स के लिए। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसके बारे में हमें जरूर बताएं, और उसके बाद मेरा एक सवाल रह जाएगा आपसे बस। जी। मुझसे दोस्ती करो, मुझसे दोस्ती करोगे। जी जो मैंने बोला कि मैंने सोच के नॉन फिक्शन फिल्में खुद बनाने का तय किया था, तो मैं सीख भी रही थी। जी उसमें कच्छ में एक इलाका है जी। जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर के पास मिलता है, बन्नी इलाका हम्म। बोलते हैं। और वो जी जी बन्नी के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। जी। तो बन्नी में बहुत सारे जो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, कुछ अफगानिस्तान से आए हैं, कुछ पाकिस्तान से हम्म हैं, सिंध के हम्म हैं, ओरिजिनल राजस्थान के हैं। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो वहां पर हैं। हम्म तो हम्म ये फिल्म उनकी जिंदगी के बारे में थी, उनकी लाइफस्टाइल्स कि ऐसे जी डेजर्ट में कैसे रहते हैं, क्या है। हम्म, तो मैंने वो फिल्म बनाई, वो 35 mm पर शूट की थी जी फिल्म फॉर्मेट में। और हम्म वो करते करते उसके रिसर्च के दौरान, और जब वो फिल्म की शूटिंग हुई वहां पर गांव में और वहां रही मैं, तब मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मुझे यहाँ पर फीचर फिल्म बनानी चाहिए। हाँ। क्योंकि आप गांव में हो, आपका काम खत्म हो गया, सुबह से रात तक एक बार सूरज ढल गया, तो कोई ऐसे पे तो पैसे होते नहीं कि आप लाइट लेके कच्छ तक गए हो, ये वो तो डे लाइट में शूट होती थी। फिर क्या करोगे? हम्म तो फिर शाम हम्म, को बच्चों के साथ बैठ जाते थे, जिनको आप वर्कशॉप भी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नाम दूंगी जी नहीं। लेकिन बच्चों के साथ वक्त कटता था। जब तक आप रात का खाना नहीं खाओ क्या करोगे? कुछ था जी। नहीं वहां, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, और धूल उड़ती रहती थी, और कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रोड्स नहीं, पानी भी हाँ। बहुत कम, ओ। मतलब गिन गिन के। हाँ। तो ऐसे हालात में रहते, फिर मेरे जहन में ये मुझसे दोस्ती करोगे का आइडिया आया था। फिर मैं वापस गई और वहां पर करीब महीना 1.5 महीना रही गांव वालों के साथ। तो वो पूरी स्क्रिप्ट वहीं पर, और उसकी कहानी वहीं कच्छ के गांव में, बन्नी के गांव में रहकर लिखी गई थी। क्या बात, क्या बात। सुभाष गुप्ता जी लिखते हैं, हमारे बेहतरीन निर्देशक हैं, कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, फिल्मों से भी उनका नाता रहा है, बहुत फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। लिखते हैं, लेटर एयर होस्टेस अडॉप्टेड अमीना एंड लुक्ड आफ्टर हर स्टडी एंड अदर नीड्स। यस। और जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल।
जमीर अशाई साहब लिखते हैं कि यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर लिसनिंग टू एक्सपीरियंस्ड पीपल। बिल्कुल। इतनी खूबसूरत आपकी जर्नी, इतनी खूबसूरत आपने जो बातें की, तो चलते चलते मैं ये जरूर चाहूंगी कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हमसे जुड़ेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो शो को देखेंगे, मोस्टली थिएटर के बाद थिएटर को आज एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया जा रहा है कि नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो मुंबई की तरफ होगा। और जो मुंबई आना चाहते हैं यंगस्टर्स, आप उनको क्या कहेंगे कि वो मुंबई आ रहे हैं तो क्या तैयारी रखें और किस तरह के टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? मुंबई आना ही चाहिए, क्योंकि ये नगरी, ये मोहमयी जी नगरी ऐसी है जी कि आप चाहे थिएटर के शहंशाह, 4 अवार्ड्स लिए हैं आपने स्टेट के, चाहे भोपाल हो, गुजरात हो और तमिलनाडु हो, कहीं से भी आप हो, जी ये शहर आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी को सबसे पहले खत्म कर देगा। आपको भुला देगा कि आप कौन हो और कहां से आए हो, और नए सिरे से मुंबई ऐसी नगरी है जो जीना सिखाती है और आपको सीखना पड़ता है। उसके उसूल अलग हैं, बहुत प्यारी। मैं तो मुंबई के अलावा कहीं जी नहीं सकती, पर अभी 36-47 साल हो गए हैं रहते रहते। मेरा मतलब यह है कि काम के लिए इतनी वास्ट जगह है वो, यहाँ पर जी अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, और जी आप नए शहर में आते हो, आपको कुछ करना है, तो आपको अपनी स्लेट, अपनी पार्टी जो है वो पहले पोंछ देनी पड़ेगी, हम्म, उसको डिलीट करना पड़ेगा, वाइप आउट करना पड़ेगा, और नए सिरे से 1 2 3 4 उस पे लिखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप नए शहर में नॉन एंटिटी हो। आप अगर बोलो कि जी मैं जयपुर में इतने फेस्टिवल करके आया, ड्रामा के ये क्या, मुझे इतने अवार्ड मिले, हम्म, मैं भोपाल से वो करके आई, किसी को कुछ पता नहीं मुंबई में। आपको पहचान बनानी है, जो कि मुश्किल है। दूसरा, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर नई जगह जा रहे हो, आपके पास आपके अपने शहर में छत होती है, अनाज दाल चावल गेहूं आटा सब भरा पड़ा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको वो चीज ढूंढनी है कि छत मिल जाए, अपनी तो भूल जाइए, सिर्फ रहने के लिए, सोने के रहने लिए, किराए के लिए या शेयरिंग के लिए, तो वो छत और आटा दाल चावल सबके भाव ये मुंबई नगरी दिखा देती है। तो जब भी आए, मैं किसी को कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए नहीं बोल रही, पर वो शक्ति लेकर आए कि हाँ, करेंगे, लड़ेंगे, जिएंगे और हासिल करेंगे। ये क्लैरिटी से आएंगे तो। नहीं तो मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो आते हैं, रहते हैं 1.5 2 साल, फिर त्रस्त होके पक्के वापस चले जाते हैं कि यार यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ रहने के लिए एक दिमागी ठहराव, एक शक्ति, एक जुनून चाहिए, तो आप अपनी मंजिल वाकई तक पहुंचोगे। हो सकता है वक्त वाकई लगे, लेकिन वाकई आप कर सकते हो, और आपकी जितनी क्लैरिटी है उस हिसाब से आप काम करते हो। वाकई। मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हमारे साथ यंग थिएटरिस्ट है, जो यंग रंगकर्मी है आभा, अगर वो कोई सवाल पूछना चाह रही थी शायद। आभा, कुछ पूछना चाहती हो आप? कोई सवाल पूछना चाहते हो आप? जी। तो मैं गोपी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपने इतनी खूबसूरत अपनी जर्नी, इतने टिप्स आपने सबको दिए, और इतना आपका बहुत खूबसूरत सफर रहा जिसके हम भागी बने, और आपसे रूबरू हम लोग ने आपकी बातें सुनी, इतने खूबसूरत कमेंट्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच काजल जी। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत। लवली टॉकिंग टू थैंक यू। यू। थैंक सेम थैंक हियर। थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।
हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं इस कॉन्वर्सेशन के दौरान, सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें मॉरल सपोर्ट मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हमारे व्यूअर्स, एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भारती जी बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बात कहने का। नौरीन जी बहुत-बहुत शुक्रिया। सुनीता बहुत शुक्रिया। प्रीति थैंक्स अ लॉट। भारती कौल जी बहुत शुक्रिया। रितु बहुत शुक्रिया। श्रद्धा, अशोक भौमिक जी हार्टफुल थैंक्स टू यू। जस किरण चोपड़ा जी बहुत खूबसूरत आपने लिखा है, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुभाष सर हार्टफुल थैंक्स टू यू। जमीर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। कुसुमधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी बहुत-बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली थैंक यू डियर, बहुत शुक्रिया। रश्मिधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता बहुत-बहुत शुक्रिया। जम्मू से हमारे साथ हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान, लाजवाब इंसान और फैशन डिजाइनर, बहुत-बहुत शुक्रिया। कुसुम जी बिल्कुल सही कहती हैं कि जुनून होना बहुत जरूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी थैंक यू फॉर द मॉरल सपोर्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया। पोपी जी शुक्रिया दिल से। भरत सोपोरी जी शुक्रिया। सुनीता अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अनीस सर थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका आने से आपने सेशन ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अनिल थैंक यू, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। अशोक भौमिक जी शुक्रिया। सभी का शुक्रिया। अगर कुछ नाम रह गए, सरिता हुसैन जी हार्टफुल थैंक्स टू यू ऑल्सो। सुधा जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शख्सियत का अगला अंक हमारा कल शाम को 7 बजे होगा और इस अंक में हमारे साथ जुड़ेंगे अमिताभ श्रीवास्तव सर, जिनको सभी प्यार से बॉबी जी कहते हैं। तो अमिताभ श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ेंगे, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, लेखक, सिनेमा टेलीविजन से उनका गहरा नाता, रंगमंच से तो खैर है ही उनका नाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। इज एविड एजुकेशनिस्ट एंड मीडिया कम्युनिकेटर, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार। और कल हम अमिताभ श्रीवास्तव सर की जर्नी से रूबरू होंगे और किस तरह से मुश्किलात तय करके किस तरह से आदमी कला के रास्ते में एक अपना मकाम बनाता है, क्योंकि कला का रास्ता बहुत देखने में ग्लैमरस लगता है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगती है ना, वो वाकई, और उसके बाद जो फल मिलता है। और थिएटर जो है वो तो मेडिटेशन है ही, इबादत की क्या जरूरत, जब आप मतलब इबादत है थिएटर हम सबके लिए जो थिएटर रंगमंच से जुड़े हुए हैं। तो ये एक इबादत है और ये हमें कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो वो हमें ऊपर वाले से मिलाता है। कोई भी चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो रंगमंच से हम जुड़ा हुआ कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, इट्स सो डिवाइन, इट्स सो डिवाइन। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी एक बार फिर से। और चाहूंगी कि कल एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े और अमिताभ श्रीवास्तव सर की जर्नी से हम सभी रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।